श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, मम्मी डैडी सुनो ना, पेरेंटिंग बेहतर परवरिश कैसे करें, बेहतर परवरिश कैसे करें, पार्ट 3। हमने कुछ सवाल उठाए थे, बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे करें। हम चाहे वैसे बच्चों को बना सकते हैं क्या? गुण बुद्धि हेरिडिटरी होती है क्या? बगैर पिटे डिसिप्लिन कैसे सिखाए, और बच्चे सेक्सुअल खेल खेले तो क्या करें? इन सवालों का जवाब हम सीरीज में ढूंढ रहे थे। जिन लोगों ने सुने नहीं हैं, कृपया वे सुन ले। फेसबुक पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इसमें हम बच्चों को चाहे वैसे बना सकते हैं कि नहीं, इसका जवाब ढूंढा है। ये बात सही है कि हम उत्तम और बेहतर परवरिश बच्चों को दे सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र एंटिटी है। हम ब्रह्मदेव का रोल नहीं निभा सकते। हम चाहे वैसे बच्चों को नहीं बना सकते, उनका भविष्य नहीं तय कर सकते। केवल उनके विकास की प्रक्रिया को हम बढ़ावा देते हैं या फिर दे सकते हैं, उसके सहायक बन सकते हैं। यह हमने बहुत ही विस्तार से देखा है। हमारा व्यक्तित्व कैसे निर्माण होता है, बच्चों का व्यक्तित्व कैसे निर्माण होता है। पहले 5 सालों में उनकी जो सॉफ्टवेयर है उनके ब्रेन में किस ढंग से विकसित होती है, इसके बारे में कई उदाहरणों के साथ में हमने उस बात को समझ लिया है। इतना ही नहीं तो संस्कार के अच्छे और बुरे परिणाम कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। अब वॉकर पर बच्चे चलते चलते अगर गिर जाते हैं, पड़ते हैं, तो उसके बाद में उनको किस ढंग से हम संभालते हैं, उसके आधार पर उनके आगे के जीवन के व्यक्तित्व के ट्रेट्स तय होते हैं। यह भी हमने बहुत विस्तार से देखा। हम कोई धार्मिक संस्कार उन पर करना चाहते हैं कि जीवन की परीक्षा पास होना है। माँ कहती है जा भगवान को प्रार्थना कर, मैं पास हो जाऊं तो 11 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये भी हमने बहुत विस्तार से देखा है। ठीक ढंग से अगर संस्कार करने ही हैं, धार्मिक संस्कार करने हैं, तो वो नैतिक कैसे हो, इसके बारे में भी हमने सोचा। बच्चा कई बार गिरता है, फिसल कर गिरता है। माँ कहती है धरती ने मारा है, ठीक है मैं धरती को पीटती हूं। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बहुत विस्तार से सोचा है। सांता क्लॉज का संस्कार बहुत अच्छा हो सकता है। अभी 25 दिसंबर नजदीक है। आजकल बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इसलिए सांता क्लॉज घर घर में आ चुका है। तो उसके भी अच्छे बुरे और परिणाम कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने विस्तार से देखा है ये पहले 2 सेशंस में। हमारी जो आज तक की बच्चों को परवरिश करने की स्कीम थी, या फिर जो तरीका था, या फिर कल्चर थी, चुप बैठ जिसको हम कहते हैं, ये कल्चर थी। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी हमने देखा। उसके बजाय बच्चे स्वतंत्र बने, उनके स्वावलंबी बने। वो हमेशा हमें सवाल पूछते रहे, इस ढंग का वातावरण निर्माण करने की कैसी आवश्यकता है, ये भी हमने देखा है। निगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है, ये भी हमने देखा है। जहां तक हो सके बच्चों को ना बोले, ज्यादा से ज्यादा समय हाँ बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ना तो बोलना आवश्यक है। एक बार ना बोलने के बाद, ना बोलने के पहले 10 बार सोचिए, लेकिन एक बार ना बोलने के बाद उस पर क्यों कायम हमको रहना है। हमारा ब्लैकमेल कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। बच्चों पर हमें चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, उनको डांटना नहीं है। इसके अलग अलग उदाहरण देकर हमने देखा है। सोफा का उदाहरण, बच्चे नाच रहे तो क्या कर सकते हैं, देखा है। बच्चों को किसी भी हालत में पीटना नहीं है, मारना नहीं है। टीवी भी अगर घर का फूट जाए तो भी बच्चों को अलग ढंग से हैंडल किया जा सकता है, यह भी हमने देखा है। लेकिन बच्चों को तो पनिशमेंट देना आवश्यक है। उनमें अगर डिसिप्लिन लानी है तो पनिशमेंट तो देना आवश्यक है, यह भी हमने देखा है। लेकिन पनिशमेंट कैसी दी जाए, ऐसी दी जाए कि जो हम वापस ले सके, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और बच्चा मॉल में आया, लेकिन मॉल में बहुत गड़बड़ी करता है, मिसबिहेव करता है,
तो उसके बाद में हमको किस ढंग से उसे वापिस ले आना पड़ता है और उसके बाद में किस ढंग से उसके साथ बर्ताव करना पड़ता है और उसको कैसे पनिशमेंट देनी है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब आगे का पार्ट 3 हम देखते हैं। हमारे जीवन में अगर बच्चों को बेहतर उनकी परवरिश करना है तो जितना हम उनका लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ में प्रेम के साथ पेश आते हैं, उसी के साथ में हमें कठोरता के साथ भी पेश आना होता है। उन्हें डिसिप्लिन सिखानी होती है। यह भी बहुत आवश्यक बात है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो साइको एनालिसिस किया गया बड़े लोगों का, जिनके जीवन में कोई पर्सनालिटी डिफेक्ट्स थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे, तब ये ध्यान में आया कि बच्चे बचपन में उनके साथ में जो व्यवहार होता है उसका बहुत बहुत गहरा परिणाम उनके मन पर होता है। काफी सीरियस पर्सनालिटी डिफेक्ट्स घर में माँ बाप के द्वारा या फिर जो भी गार्डियंस है उनके द्वारा जो मारपीट होती है, हमेशा डांटना होता है, उस कारण भी निर्माण होते हैं, ये हमारे ध्यान में आया। और इसलिए पूरे दुनिया में एक नॉर्म तैयार हुआ इस क्षेत्र में कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए या फिर बहुत ही कम से कम डांटना चाहिए और किसी भी अवस्था में उन्हें मारना नहीं है, पीटना नहीं है। अब अगर बच्चों को मारना भी नहीं है, पीटना नहीं है, डांटना भी नहीं है, तो बच्चों की परवरिश कैसे करें, उन्हें डिसिप्लिन कैसे करें? बच्चे जो भी गलतियां करते हैं उनके परिणाम उनको भुगतने दो। गलतियों के परिणामों से बच्चों को मत बचाओ। यह पहला एक नियम हमें ध्यान में रखना होगा। जो भी जीवन में गलतियां करते हैं बच्चे, उन्हें यह सीख मिलनी चाहिए कि जो भी गलतियां हम करते हैं उनको सुधार सकते हैं, उन गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो भी परिणाम होते हैं वो हमारे जीवन में हमने भुगतने चाहिए। ये सीख भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ में आपके सामने बात रखूंगा। हालांकि ये बड़ी उम्र में हुआ हुआ उदाहरण है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। हमारे स्कूल में शनिवार में बाहर का काम होता था, यानी बाहर में हम सब खेत में काम करते थे 1 घंटे के लिए और बाद में स्कूल शुरू होता था। तो उन दिनों ऐसी कुछ चीजें हमने लाई थी खेत में से जो मेरे हाथ में जमा थी। एक बच्चे ने उस पर एक झापड़ मारी तो ये सब चीजें फैल गई और लड़कियों के शरीर पर भी गिरी। अब मेरे समय में लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में बात नहीं करते थे। वैसे मैं क्लास का बहुत ही सज्जन लड़का था, कभी आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखता था। ये किसने ये फेंके हैं किसी के ध्यान में नहीं आया। हमारे क्लास में हमारे स्कूल की ही हेडमास्टर की लड़की भी थी। कंप्लेंट हेडमास्टर तक गई। जिस लड़के ने मेरे हाथ को उछाला था झापड़ मारकर, वो लड़का काफी इस ढंग के काम करता है इसके लिए फेमस था। मेरा अच्छा मित्र था लेकिन इस काम के लिए फेमस था। तो उसे और मुझे हेडमास्टर ने बुलाया और फिर मैं कह रहा था उनको, मैं उन दिनों में ज्यादा बोल नहीं पाता था, हिम्मत नहीं होती थी, मेलनकॉलिक पर्सनालिटी थी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया और हम सबको हमारे हाथ पर छड़ी मारी गई। इतना ही नहीं, पिताजी को बुलावा भेजा गया। मेरे पिताजी आए। पिताजी को हेडमास्टर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मुझे फिर से बुलाया गया। मैंने जो हुआ वो बहुत ही नम्रता से उनके सामने रखा और मैंने कहा कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, ना ही मेरा जो दोस्त जो बदनाम है इस क्षेत्र में
उसका भी कोई उद्देश्य था, किसी को पता नहीं था कि क्लास में लड़कियां उस साइड में आने वाली है, और मजाक मजाक में ये बात हो गई। लड़कियों के शरीर पर इस ढंग से कोई चीज फेंकनी है, ये किसी के मन में नहीं था। ये बात मेरे पिताजी ने शांति से सुनी। फिर मेरा आक्रोश बाहर आया। मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं थी, इसके बावजूद सर जी ने मुझे बहुत, यानी हेडमास्टर जी ने मुझे बहुत पीटा। मेरे पिताजी ने एक छोटी सी बात मुझसे कही जो मेरे लिए जीवन में बहुत महत्व की बात बनी। वह कहे कि देखो श्याम, रास्ते में जलता हुआ कोयला है, अंगारे, उस पर गलती से तुम्हारे पैर गिर गए या फिर तुमने जानबूझकर उस पर पैर रखे तो भी पैर तो जलने वाले, वो अंगारे। अब अंगारों पर हमारे गलती से पैर गिरे तो भी पैर जलने वाले हैं, जानबूझकर हम पैर रखे तो भी पैर जलने वाले हैं, पैर तो जलने वाले। उद्देश्य तुम्हारा था नहीं था, गलती हुई, ये जो गलती हुई उसके परिणाम तुमको भुगतने चाहिए। जिंदगी में ध्यान में रखो कि फिर से इस ढंग की कोई गलती ना हो। उस उदाहरण से मेरे जीवन में सीख मिली कि हमारा उद्देश्य हो ना हो, फिर भी हमारे हाथ से जो गलतियां होती है उनके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। यह उदाहरण मैंने डेलिबरेटली यहां पर दिया, इसलिए दिया कि कई बार हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, हमारी अच्छी मंशा होती है, अच्छे उद्देश्य होते हैं, इसके बावजूद वो किसी और को गलती लग सकती है, और किसी और को वो गलती लग सकती है तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, जबकि हम उसको गलती नहीं मानते, इसके बावजूद हमको भुगतने पड़ते हैं। या फिर वो गलती हमने नहीं की होती है, इसके बावजूद हमें वो गलती के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये हर एक के जीवन में होता है और इससे हमें कुछ सीखना पड़ता है। हमें बच्चों को गलतियों से सीखने का अवसर देना होगा। गलतियां की तो बार बार उसकी याद उनको दिलाओ, बार बार उसके बारे में उनको सुनाओ, ताने दो, ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी ओर वो गलतियों से जो सीख उन्हें प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है उससे भी उन्हें नहीं बचाना चाहिए। ये दोनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन हमें करना होगा। और इसलिए बच्चों के जीवन में अगर हमें सही माने में उनकी अच्छी परवरिश करनी है, उन्हें डिसिप्लिन सिखानी है, तो उन्हें पनिशमेंट देने के ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि जो हम पनिशमेंट वापस ले सके, जिसके परिणाम बाकी ना रहे जैसे ही वो अपने आप में सुधार करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से ढंग के पनिशमेंट्स हो सकते हैं? मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा कि माता पिता के साथ बच्चा अपने बॉस के घर, यानी माता पिता पिताजी के बॉस के घर जाता है, और बॉस के घर जाने के बाद में वहां पर सोफा उसको बहुत आकर्षित करता है, तो सोफे पर नाचने लगता है। जैसे ही मां के ध्यान में आता है, वो आती है, दृढ़ता से उसके हाथ पकड़ती है, उसको उठाती है, सीधा फ्लोर पर रखती है और कहती है सोफा बैठने के लिए होता है, नाचने के लिए नहीं होता है। अगर तुम्हें नाचना ही है इस फ्लोर पर आप नाचिए। जिस दृढ़ता के साथ में वो उठाती है वहां से और रखती है, ना गाली गलौज करती है, ना उसको धमकी देती है, ना मारपीट करती है, बच्चे को ठीक ढंग से पता होता है मैंने कैसा बर्ताव करना चाहिए। मॉल में ले गई, मॉल में ले गई, वहां गड़बड़ न करना उसने तय किया था, कोई मैं शरारत नहीं करूंगा तय किया था, कबूल किया था। इसके बावजूद वहां मिसबिहेव करता है,
दूसरे दिन जाते वक्त वो बार बार रिक्वेस्ट करता है मुझे ले चलो, मैं वहां कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इसके बावजूद मां दूसरे दिन उसको साथ में नहीं ले जाती, लेकिन उसके बाकी चीजों को प्रोत्साहित करती है। तुमने माफी मांगी, बहुत अच्छी बात है, मुझे आनंद हुआ। तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हुआ, मुझे आनंद हुआ। तुमने प्रॉमिस किया कि फिर कभी इस ढंग से बर्ताव नहीं करूंगा, मुझे आनंद हुआ। मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगी, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तब ले जाऊंगी। यानी मेरे जीवन में मैं जो गलतियां करता हूं, वो गलतियों के परिणाम मुझे भुगतने पड़ते हैं, ये उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया। अब ऐसे वक्त में कुछ बच्चे बहुत टैंट्रम्स करेंगे, रोएंगे, इतना रोएंगे कि पूरा घर सर पर उठा लेंगे। इसके बावजूद मां ने वहां ब्लैकमेल नहीं होना है। जो पनिशमेंट देना तय किया था वहां परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कई बार मां को लगेगा इतनी बार बोल रहा है, इतनी बार रिक्वेस्ट कर रहा है, रो भी रहा है, घर के लोग भी बोल रहे हैं कि वो कह रहा ना अभी गड़बड़ नहीं करूंगा, उसे ले जा, फिर गड़बड़ करेगा तो फिर जिंदगी भर मत ले जा, लेकिन आज बोल रहा है ना तो ले जा। इसके बावजूद मां ने उसको साथ में ले जाने का मोह टालना चाहिए, तो ही उसमें से उसको सीख मिलेगी। और क्या हो सकता है, मां और बच्चे का रिलेशन ऐसा होता है कि मां के हाथ में बहुत कुछ होता है। केवल मां बच्चे पर प्यार नहीं करती है, बच्चे का भी मां के साथ में उतना ही लगाव होता है। और जिस घर में पिता और मां बच्चों का संबंध बहुत ही गहरा होता है, उस घर में पिता के साथ में भी इतना ही प्यार का व्यवहार हो सकता है। उसका हम फायदा उठा सकते हैं डिसिप्लिन करने के लिए। एक बात मां बार बार समझा रही है, इसके बावजूद बच्चा सुन नहीं रहा है। मां कहती है मैं आखिरी की बात अब कह रहा हूं, आखिरी बार मैं तुमसे कह रही हूं कि अगर तुमने ये बात नहीं सुनी, मैं कह रही हूं वो चीज अगर तुमने अमल में नहीं लाई, तो इसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। इसके बावजूद बच्चा बोलेगा जो मत कर बात, मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं बुआ से बात करूंगा, चाचा जी से बात करूंगा, पिताजी से बात करूंगा, आजी से, ग्रैंडमदर से बात करूंगा, जा मेरा कुछ बिगड़ता है। हो सकता है ये रिएक्शन बच्चा दे। इसके बाद मां दृढ़ता के साथ में कहती है, थोड़ा आवाज चढ़ाकर कहती है, ठीक है, जब तक तू ये बात नहीं करेगा तब तक मैं तेरे साथ, यानी ये जो मैंने कहा है वो काम नहीं करेगा, तब तक मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगी। और उस क्षण से मां ने बच्चे के साथ में बात करना बंद कर देना चाहिए। अभी आपको लगेगा इससे क्या बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा। शायद एक दिन तो कुछ नहीं होगा, बच्चा ठीक है बार बार इधर उधर देखेगा मां मुझसे बात करती कि नहीं। अब सही परीक्षा तो मां की ज्यादा है इसमें। किसी भी अवस्था में मां ने बच्चे के साथ में बात नहीं करनी है। अब घर के व्यवहार कैसे करेंगे, बात न करते हुए। खाना खिलाना है, खाना रख दिया सामने, खाना है खाएगा, नहीं खाना है नहीं खाएगा, इस ढंग से बाकी सब व्यवहार करने पड़ेंगे। कई बार मां को मोह होगा क्योंकि रोज वो उसके साथ सैकड़ों बार बात करती है। सोते वक्त अमुक करना है, तमुक करना है, 10 सूचनाएं देती है, अब ये बात तो नहीं करनी है। तो डायरेक्टली बच्चों को जो कहना नहीं है, दूसरों को कहकर हो सकता है वो उस ढंग से कहे, सूचनाएं पहुंचे, लेकिन उसके साथ बातचीत ना। दूसरे दिन से बच्चा बहुत अस्वस्थ हो जाता है। घर के सब लोगों के साथ में वो बात कर पा रहा है, लेकिन मां उसके साथ में बात नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है, वो आता है, आगे पीछे आता है, मां के साथ शरारत करने की कोशिश करता है, फिर भी मां ने टस से मस नहीं होना है। मां के कपड़े खींचने का प्रयास करता है, फिर भी मां ने टस से मस नहीं होना है। कपड़ा खींच रही है और वो कह रही मेरे कपड़े मत खींचो। हो सकता है वो बोलेगा मुझसे बात की, मैंने बिल्कुल बात नहीं की। जब तक अमुक अमुक लड़का
अपना तय किया हुआ काम नहीं करेगा, तब तक मैं उससे बात नहीं करने वाली। इसी ढंग से वो बात करते रहेगी। बच्चा एक क्षण ऐसा आता है कि बच्चा आता है मां के पास और रोते रोते बोलेगा या फिर बगैर रोते बोलेगा, ठीक है मैं करता हूं, लेकिन मेरे से बात कर। तब भी मां यही जवाब देगी कि पहले जो तय हुआ है वो काम करो, उसके बाद में मैं बात करूंगी। और जैसे ही वो बच्चा वो काम करता है, उसके बाद में तुरंत मां ने बात करना शुरू करना चाहिए। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट हो सकती है। मां और बेटे का रिलेशन जिस ढंग से होता है, उसमें से पनिशमेंट तैयार होती है, या फिर इस पनिशमेंट के परिणाम ज्यादा गंभीर होते हैं। लेकिन ये कभी कभी इसका उपयोग करना चाहिए, बार बार रोज हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण ऐसा है कि ये शिक्षा या फिर जो भी तरीके हैं, ये अपवादात्मक हमने उपयोग में लाने चाहिए। अगर हम इसको बार बार उपयोग में लाएंगे तो इसकी इफेक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी, उसके परिणाम हमें नहीं मिलेंगे। ये भी हमने हमेशा याद रखना चाहिए। अब इससे बड़ी और क्या शिक्षा हो सकती है? अब कोई कहेंगे कि सर हमने ये भी ट्राई करके देखे, इसके भी परिणाम नहीं हुए, इससे और बड़ी शिक्षा क्या हो सकती है? शिक्षा है नहीं, या मुझे पनिशमेंट कहना है। अब क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है? सबसे बड़ी पनिशमेंट अगर कोई है, ये बहुत ही अपवादात्मक एक्सेप्शनल उपयोग में लानी है। बाकी सब तरीके से बच्चे को समझाया गया, इसके बावजूद वो नहीं मानता है, तो आखिरी का हथियार हो सकता है, ठीक है जब तक तुम ये बात नहीं करोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हें भूखा नहीं रखोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर बच्चे की रिएक्शन हो सकती है, मत खा, मुझे क्या है, तुझे भूख लगेगी, तेरा पेट दुखेगा, तुझे तकलीफ होगी, नहीं खाना है तो मत खा। लेकिन ये जो पनिशमेंट है, 4-5 साल के ऊपर के बच्चों के बारे में ही आप अमल में ला सकते हो। 4-5 साल के बच्चों को ये एहसास होता है कि भूख लगने के बाद में कितना असहनीय हो जाता है। भूख लगने के बाद में हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। इसका एहसास होना उन्हें शुरू हो जाता है, वो बोल भी पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और दूसरे की भी तकलीफ समझने की क्षमता उनमें आई हुई होती है। 5 साल के ऊपर का बच्चा है, मां उससे कह रही है मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब सही माने में मां की बड़ी परीक्षा है। कई बार शायद ये मोह हो जाए कि बच्चा बाहर खेल रहा है, चुपके से खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। गलती से भी ऐसा नहीं करने का, आज नहीं कल बच्चे को पता चलने वाला है, और मां ने उसके साथ में छल किया था, ये आज नहीं कल उसे पता चलेगा, इसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। मां ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, 1 दिन करना पड़ेगा, शायद 2 दिन करना पड़ेगा, उसके बहुत ही गहरे परिणाम होते हैं। बच्चा सहन नहीं कर पाता कि मेरी मां मेरे कारण भूखी रह रही है। ये बहुत ही अपवादात्मक तरीके से उपयोग में लाने वाले पनिशमेंट के तरीके हैं। बाकी जिन कारणों के कारण उन्होंने कोई गलती की है, उसी कारणों में या उसी के आसपास की कोई चीजों में पनिशमेंट के तरीके ढूंढ लीजिए, जैसे मैंने मॉल के बारे में आपको कहा, उस ढंग से, ताकि धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे, ना कहना स्वीकारेंगे, गलतियां कम से कम करेंगे। बच्चे तो गलतियां करते रहने वाले, ऐसी कभी कोई अवस्था नहीं आने वाली कि जब कोई गलती वो नहीं करेंगे। इंसान है तो उसके हाथ से गलतियां होनी स्वाभाविक है। एक तरफ हमारे एटीट्यूड के जरिए उन तक ये भी बात पहुंचनी चाहिए कि इंसान के द्वारा गलतियां होना संभव है, नेचुरल है, चाहकर भी कई बार गलतियां होती है। लेकिन जो गलतियां होती है वो गलतियां हम टाल सकते हैं, हमने टालनी चाहिए, गलतियों से हमने सीखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम वो गलती हमारे हाथ से ना हो, इसके लिए हमने पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। वैसे सुधार हमने अपने आप में लाने चाहिए,
और जो भी गलतियां होती है उसके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं और वो हमें भुगतने चाहिए। ये सब चीजों की सीख देना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अब मित्रों, कई माता पिता के मन में ये सवाल आएगा, गार्डियंस के मन में ये सवाल आएगा कि इस ढंग से बच्चों की परवरिश करना संभव है? मारे बगैर, पीटे बगैर, डांटे बगैर, उनके साथ में नकारात्मक बात न करते हुए यह संभव है? संभव है। मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि मैं जो बातें आपके सामने कह रहा हूं वो केवल मुझे लगता है, मुझे ये बातें अच्छी है ऐसा लगता है इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैंने आपके सामने कुछ किताबों के नाम लिए थे। डॉक्टर हेम गिनॉट, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड नाम की किताब है, बहुत सुंदर किताब है। पेरेंटिंग इस विषय पर मैंने काफी किताबें पढ़ी, और तुम्हें इस विषय का बहुत अच्छा गहरा अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। ये सब किताबें पढ़ने के बाद में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई ये डॉक्टर हेम गिनॉट की बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। इसमें इतने महत्व के नियम थे, केवल नियम नहीं थे, इसके पीछे का कारण था कि इनकी संस्था जो थी वो 40 सालों तक पेरेंटिंग के कोर्सेस चला रही थी। उसके वो पूरे के पूरे जो बच्चों को पढ़ाते थे, यानी उनके यहां आए हुए जो गार्डियंस होते थे उनको पढ़ाते थे। कई बार ऐसा होता था कि जो माँ बाप उनके वर्कशॉप पे शरीक होते थे वो ऑलरेडी माँ प्रेग्नेंट है और पिता और माता दोनों समय निकाल कर, यानी होने वाले पिता उस वर्कशॉप में दाखिल हुए हैं, यानी बच्चे के जन्म के पूर्व से ही ये ज्ञान वो प्राप्त करते थे। बाद में उन बच्चों के बारे में परवरिश के क्या रिजल्ट्स आते इसका डाटा रखा जाता था, और 40 सालों के वर्कशॉप्स के जो रिजल्ट्स आए उसके आधार पर तैयार हुई ये किताब है। बेस्ट सेलर किताबों में से एक किताब है। बहुत ही आसान शब्दों में इस किताब को लिखा है। इस किताब का भाषांतर मराठी में महाराष्ट्र में उपलब्ध हुआ था, क्योंकि ये मैं कई सालों से सिखा रहा था क्लास में, इस किताब का बार बार उल्लेख कर रहा था, तो मनोविकास प्रकाशन ने इस किताब का मराठी भाषांतर भी प्रसिद्ध किया था। मेरे ही एक मित्र, उन्होंने उसका भाषांतर किया था, लेकिन अभी वो उपलब्ध है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंग्लिश में तो ये किताब बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। इन्हीं के क्लास में जो सम्मिलित हुए थे पेरेंट्स, उसमें से 2 स्त्रियां जिन्होंने अपने बच्चों को इसी ढंग से बड़ा किया, उनकी परवरिश की, उन्होंने आगे चलकर एक किताब लिखी। हालांकि इस किताब में कुछ उन्होंने उदाहरण लेकर बातें रखी थी बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड में, और मेरे लिए दिक्कत ऐसी थी कि इसके आधार पर हमने कुछ नियम बनाने चाहिए, इसलिए मैं उसके नियम बनाने की कोशिश कर ही रहा था। उन्हीं दिनों में मेरे हाथ में ये दूसरी किताब लग गई, हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। फेबर और मजलिश नाम की ये 2 स्त्रियां जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने जो काम मैं करना शुरू कर दिया था वही काम उन्होंने इस किताब में पूरा किया है। डॉक्टर हेम गिनॉट जो वर्कशॉप में पढ़ाते थे उसी को उन्होंने नियमों में ढाला, और हर नियम के साथ में बच्चे के परवरिश में उसका उपयोग कैसे करना है, कौन से उदाहरण में कौन से तरीके से उसका उपयोग करना है, ये बहुत विस्तार से इस किताब में लिखा है। अब ये जो दोनों किताबें हैं बहुत महत्व की किताबें हैं। आप हेम गिनॉट की ही किताब का एक्सटेंशन इसको मानिए, आप पढ़ सकते हो। बाद में मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी किताब है बाल संगोपन, ये जो मैं हमेशा इस विषय पर 2 घंटे के जो व्याख्यान देता था वो व्याख्यान भर की किताब है, छोटी सी किताब है, इसमें ये बातें रखी हैं। और उसके बाद में ये तो केवल आपके जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं कि ये हम कौटुंबिक स्वास्थ्य कार्यशाला चलाते थे, उसके नोट्स हैं, तो इस ढंग से आपको इन किताबों की मदद हो सकती है। मैं आपसे कह रहा था कि ये कई सालों तक, करीबन 70-80 सालों तक इस ढंग से बच्चों की परवरिश की गई है, उसके रिजल्ट सामने आए हैं।
और कई गार्डियंस ने अपने अनुभव कहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, कभी भी उनको डांटने की जरूरत नहीं गिरी, इसके बावजूद वो बच्चों की बहुत अच्छे ढंग से परवरिश कर पाए और उसके रिजल्ट्स भी बहुत सुंदर आए। तो ये जो विषय है, ये विषय सही माने में जिसका उपयोग किया हुआ है ऐसा विषय है, ऑलरेडी जो कई सालों से इसका उपयोग होते आया है ऐसा विषय है, और वही नियम मैंने आपके सामने रखे। अब मुझे समय की मर्यादा में ये सब बातें आपके सामने रखी है, इसलिए मैंने उदाहरण कम लिए, लेकिन आवश्यक है हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जितना आवश्यक है उतने उदाहरण मैंने आपके सामने लिए हैं। अब मित्रों, हमारे सामने कुछ सवाल खड़े होते हैं। बच्चे अभी 5 साल के हो रहे हैं या हो गए, अभी उनका व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, अभी उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, क्योंकि मैंने कहा कि एक बार 5 साल पूरे हो गए कि उनके ब्रेन को ढक्कन आ जाता है, ये जो डिब्बा होता है उसको ढक्कन आ जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में जिसको कहते हैं क्रिटिकल फैकल्टी, वो विकसित होना शुरू होती है। यानी अपने जीवन में अभी क्या उन्हें स्वीकारना है, क्या नकारना है, ये अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। तो अभी ये 5-6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, इनके बारे में हमें क्या क्या करना है। सेक्स का जो हिस्सा है मैं अलग से लेने वाला हूं। पढ़ाई बहुत ही महत्व का विषय है हमारे यहां। मेरे बचपन में शायद मां बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में इतने जागरूक नहीं थे। हाँ, बच्चों ने पढ़ना चाहिए, अच्छा करियर करना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा रहती थी। मेरे जमाने में बच्चों को ट्यूशन भी दी जाती थी, लेकिन जिस बच्चे को ट्यूशन दी गई है वो बच्चा बहुत होशियार नहीं माना जाता था। जो पढ़ाई में पिछड़ गया है उस बच्चे को ट्यूशन देने की प्रथा थी, और 10-12 साल के, 15 साल के बच्चे 9वीं 10वीं तक तो ट्यूशन वगैरह अपवाद होता था। साइंस के स्टूडेंट्स है, साइंस समझ में नहीं आती है, 8वीं क्लास तक मराठी भाषा में पढ़े हैं, 9वीं क्लास से एकदम साइंस इंग्लिश में हो जाता है, इस कारण दिक्कत आती है। इसलिए साइंस के कुछ स्टूडेंट्स को, 10-20% स्टूडेंट्स को ट्यूशंस नाम की कोई चीज होती थी। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि बच्चा KG1 KG2 में जाता है तब से, या फिर क्लास की पहली क्लास दूसरी क्लास में जाता है तब से उनकी ट्यूशन शुरू हो जाती है। 2 तरीके की ट्यूशन। एक, मां बाप घर घर में पढ़ाई लेते हैं, खास कर जिस घर में मां बाप दोनों पढ़े लिखे हैं, पिताजी नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं और मां घर संभालती है, उस घर में तो करीबन ये जिम्मेदारी होती है कि मां ने बच्चों की पढ़ाई लेनी चाहिए, मां ने बच्चों का होमवर्क करना चाहिए, यह उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। अब ये होमवर्क भी कर लेते हैं और ट्यूशन भी होती है। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह सबसे हमारे समाज की आज की कठिन समस्या है। मैं तो हमेशा गार्डियन से मिलते रहता हूं, अभी 25 साल के ऊपर समय हो गया मैं ये सब वर्कशॉप चलाता हूं। मेरा जो दूसरा वर्कशॉप है कौटुंबिक स्वास्थ्य कार्यशाला, उसमें बाल संगोपन, बच्चों की परवरिश कैसा करें, यह भी एक बहुत महत्व का हिस्सा है। इस पर स्वतंत्र भाषण भी मैं देते आया। तो एक तो मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में आने वाले जो भी अभिभावक होते हैं, गार्डियंस होते हैं, उनके साथ में भी हमेशा चर्चा चलते रहती है, वो सवाल पूछते रहते हैं, और डायरेक्टली इसलिए आने वाले लोगों के साथ में भी चर्चा होती रहती है। यह आज की बहुत बड़ी समस्या है। क्या पढ़ाई लेनी चाहिए बच्चों की? माँ बाप ने ट्यूशन के बारे में थोड़ा बाद में सोचेंगे, लेकिन मां बाप ने बच्चों की पढ़ाई लेना, उनका होमवर्क करवाना आवश्यक है। यही स्थिति यूरोप में थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश में मिडिल क्लास जो मां बाप थे वो बच्चों का होमवर्क घर घर में लेते थे। आज जो हमारी स्थिति है वो
60-70-80 साल पहले यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में थी। इसलिए उसके रिजल्ट्स हमारे हाथ में है। इस क्षेत्र के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कैसा ऐसा कहना है कि इसके बहुत बुरे परिणाम हुए। जाने अनजाने मां बाप पढ़ाई के बारे में आग्रही बन जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में दो चीजें जाती है। एक, पढ़ाई करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मां बाप की जिम्मेदारी है। और दूसरा उनके दिमाग में जाता है कि हमसे ज्यादा मां बाप को पढ़ाई प्यारी है। इसलिए बच्चे और मां बाप का जो रिलेशन है, उस रिलेशन के बीच में पढ़ाई नाम की चीज आ जाती है, होमवर्क नाम की चीज आ जाती है। और इसके बारे में जो विस्तार से रिजल्ट्स आए, अनुसंधान हुए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले 7-8 साल तक के जो बच्चे हैं उनको तो होमवर्क नहीं देना चाहिए, किसी भी अवस्था में नहीं देना चाहिए। जो भी स्कूल्स बच्चों को होमवर्क देती है, वे स्कूल्स बहुत अनसाइंटिफिक स्कूल्स है, इतना अपमान कर चलेगी। पढ़ाई जो भी होनी चाहिए वो स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल उसी लिए है। फिर वहां स्कूल में पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, इस बारे में काफी बहस हो सकती है। वहां पर भी केवल पढ़ाई का वातावरण रहे या उसमें भी और कुछ बच्चों को बहुत एंगेज करने वाली चीजें उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, इसके बारे में अलग से हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई ये विषय स्कूल से संबंधित है, उसका घर से संबंध नहीं होना चाहिए। मां बाप का कर्तव्य क्या है? बच्चों को स्कूल में जाते समय उनकी तैयारी कर उन्हें ठीक ढंग से भेजना, स्कूल के टीचर्स का जो भी आवश्यक है वो पढ़ाई करना, उसका होमवर्क करवा लेना, और जब बच्चे घर में आएंगे उसके बाद में मां बाप और बच्चों का अलग से रिलेशन शुरू होगा। ये वातावरण रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहां मां बाप ने अपने बर्ताव में सुधार करने की कम से कम भारत में बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। याद रखो, हमारे जीवन में पढ़ाई सब कुछ नहीं है। बच्चों के जीवन में पढ़ाई सब कुछ नहीं है, उनका एजुकेशन सब कुछ नहीं है। एजुकेशन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य के बारे में हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। परवरिश का जो हमारा उद्देश्य है वही एजुकेशन का उद्देश्य, उससे अलग कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है कि बच्चे, उनमें जो विकास होना चाहिए, उस विकास के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करने का काम परवरिश करती है, उसी ढंग से पढ़ाई भी करती है। अब इसके लिए क्या करें? सबसे पहले मां बाप को सीखना पड़ेगा, गार्डियंस को सीखना पड़ेगा कि पढ़ाई एक केवल मीन्स है, वो एंड नहीं है। कोई डिग्री प्राप्त करना किसी विषय में वो केवल मीन्स है, एक साधन है, हमारे जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है, वो एंड नहीं है। ये सबसे पहले हमने बहुत ही ताकत से समझ लेना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए बच्चों के दिमाग में हमें ये डालना होगा कि जो होमवर्क है ये बच्चे और शिक्षकों की जिम्मेदारी है, मां बाप की ये जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले ये बात उनको खुद को समझानी पड़ेगी और धीरे धीरे बच्चों को भी समझानी पड़ेगी। अब यहां पर ये दिक्कत हमारी है कि बाकी घर में माएं, अभी सवाल जो पूछेंगे वो इसमें से एक सवाल तो होगा कि बाकी घर भर में बच्चों की पढ़ाई माएं या फिर पिताजी लेते हैं, और ये मां अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं ले रही है, उनके बच्चों पर बुरा असर होगा। ये देखिए, दुनिया में आसपास जो भी चलने वाला है वो बच्चे देखने वाले हैं, उसका असर बच्चों पर होने वाला है। लेकिन अगर मां बाप और बच्चों का रिलेशन बहुत अच्छा रहे, दोनों में संवाद बना रहे,
बच्चा उसके दिमाग में जो भी सवाल खड़े होते हैं खुलकर अपने माँ बाप के साथ में वो शेयर करता है, सवाल पूछता है, उसे जो लगता है वो शेयर करता है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपको ठीक ढंग से उसको समझाकर उसके पीछे के कारण वहां तक पहुंचा सकते हो। आप उसके हर सवाल का जवाब देकर उसके दिमाग तक आप सही बात पहुंचा सकते हो। इसके लिए उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए अगर आपकी स्कूल बच्चों की अच्छी नहीं है, वो घर में होमवर्क देती है, ऊपर से आपको बुलाती है, जो पेरेंट्स की मीटिंग्स होती है उसमें कहती है कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता है, तब आप में ढाढ़स होना चाहिए कि आपने कहना चाहिए कि जो भी इस क्षेत्र के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पढ़ाई, होमवर्क ये स्कूल की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप पर आप कैसे थोप रहे हो? इसीलिए तो स्कूल में हम भेज रहे हैं। उसके बारे में टीचर्स के साथ में चर्चा होनी चाहिए। उनको बाकी बच्चों को भी इस ढंग का होमवर्क न देने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए, नहीं तो सीधे सीधे स्कूल बदलनी चाहिए। मैं यहां तक कहूंगा, जो लोग स्कूल चलाते हैं और उनको बेसिक साइकोलॉजी के नियम मालूम नहीं है, चाइल्डहुड साइकोलॉजी के कुछ नियम ही मालूम नहीं है, ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चों ने पढ़ना भी नहीं चाहिए। वहां पर तो केवल वो विद्यार्थी पैदा करेंगे, इंसान नहीं पैदा करेंगे। विद्यार्थी ये शब्द भी गलत होगा, केवल पढ़ाई रटने वाले बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा मैं बोलूंगा। अब यहां सवाल ऐसा है कि ये सब क्यों कहा जाता है? मां बाप जब पढ़ाई लेते हैं बच्चों की, जाने अनजाने और कुछ चीजें उनके दिमाग तक पहुंचाते हैं। अब बच्चे किस अवस्था में आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं? पहले ही पढ़ाई ये तो एक कृत्रिम बात है, उनके खेलने कूदने की उम्र है, शरीर का, मन का, बुद्धि का विकास होने की उम्र है। वो अलग अलग अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। आज की दुनिया में 5-6 घंटे तो उनके स्कूल में निकल जाते हैं पहले ही। उसके बावजूद बाकी समय भी आप उसी वातावरण में उनको रखना चाहोगे। माँ का मूड कैसा है इसके ऊपर वो पढ़ाई कैसी लेगी, ये बातें डिपेंड होती है। पहले ही माँ का मूड अच्छा नहीं है, उस पर काम का काफी बोझ है, ऐसी स्थिति में अभी दूसरा समय मुझे नहीं है इसलिए बच्चे को लेकर बैठी है। बच्चे का अभी मूड नहीं है क्योंकि उसके बाकी के मित्र बाहर खेल रहे हैं। ऐसे समय में माँ उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, उसके दिमाग में नहीं जा रहा है। माँ के पेशेंस तो छूटने वाले हैं। माँ कुछ भला बुरा कहने वाली है, या फिर प्यार से भी कहेगी तो इतना मैं तुझे बार बार समझाती हूं फिर भी तेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता, ऐसे तो वाक्य बोलने ही वाली है। इससे माँ बेटे के रिलेशन में एक तनाव पैदा होता है। पिताजी अगर पढ़ाई लेते हैं तो उनके भी रिलेशन में एक तनाव पैदा होता है। और किसी भी रिलेशन से, पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है माँ बाप और बेटों का रिलेशन, बेटों बेटियों का या फिर बच्चों का रिलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने हमेशा याद रखना चाहिए। अभी इसके लिए क्या करें? माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है? माँ बाप की जिम्मेदारी है पढ़ाई के लिए योग्य वातावरण बच्चों के लिए तैयार करे घर में। जैसा जिस समय वो पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, अभी बच्चे थोड़े बड़े हुए, 8 साल के ऊपर हुए, उसके बाद में तो आपको देखना ही पड़ेगा वातावरण। एक शांत वातावरण होना चाहिए, अनडिस्टर्ब वातावरण होना चाहिए। अभी आपके घर की जो भी मर्यादा है, आपका घर जितना बड़ा है, कितने रूम से घर में, उसमें तो आप बदलाव नहीं ला सकते हो, वो आपकी आर्थिक और बाकी सब चीजों से संबंधित चीजें है। जो भी आपका घर है, जहां तक हो सके वहां एक शांत वातावरण रहे, अनडिस्टर्ब वातावरण रहे। जब बच्चों के पढ़ाई का समय होता है तब घर का टीवी बंद रहे। नहीं तो मैं कई घरों में देखता हूं कि इधर टीवी शुरू है, सब लोग टीवी देख रहे हैं और उसके सामने बच्चे पढ़कर बैठे हैं, वो अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अभी ये पढ़ाई को तो कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक कॉपी से या किताब में से वो लिख सकते हैं, दिमाग में तो कुछ डाल नहीं सकते हैं।
तो जब भी वो पढ़ाई करेंगे उसके लिए एक शांत अनडिस्टर्ब वातावरण चाहिए। बाकी लोग भी चर्चा के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, आपस में बातचीत के द्वारा बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा, इस जैसा वातावरण चाहिए। अगर घर छोटा है तो बाकी लोगों को भी चुप बैठना पड़ेगा। कम से कम बच्चे का पढ़ाई का समय जो है उस समय चुप बैठना पड़ेगा। उनको उनके तरीके से बैठने दो। यानी कभी कभी बच्चे होमवर्क करते हुए या फिर पढ़ाई करते हुए पैर हिलाते हैं, पेंसिल चबाते हैं, उनको बार बार टोको मत। गलत ढंग से बैठते हैं। हमको सिखाया गया है कि जब भी हम बैठते हैं तो पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर बैठना चाहिए, ऐसा वगैरह नहीं बैठना चाहिए। उस वक्त उनको बार बार टोको मत। एक दो बार आपने जो बात उनसे कह दी इतनी काफी है। बार बार ये बात आप रिपीट मत करो, टोको मत। उनको उनके ढंग से अपना होमवर्क या पढ़ाई करने दो। जब माँ बाप होमवर्क लेते हैं तब बच्चे कई बार सबक सिखाते हैं माँ बाप को। ये बड़े पैमाने पर देखा गया है। बच्चे को कुछ सवालों के जवाब बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन एग्जाम में वो डेलिबरेटली लिखते नहीं, क्योंकि माँ बाप उन पर हमेशा होमवर्क लाते हैं। और जाने अनजाने में बच्चे जो अपने परीक्षा में अच्छा यश प्राप्त करते हैं, अच्छे ढंग से पास होते हैं, उसका क्रेडिट माँ बाप लेना चाहते हैं, या फिर उनके लिए ये जो क्राउन बन जाता है कि बच्चे अपने पढ़ाई में बहुत आगे है, तो ये माँ बाप का क्राउन बन जाता है, उसकी होशियारी, उसका यश उनका क्राउन बन जाता है। ये अगर वातावरण तैयार होता है तो बच्चे फिर माँ बाप को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार बहुत अच्छा पढ़ाई में करने वाले बच्चे या फिर जिनको बहुत कुछ समझता है, वे भी बच्चे एग्जाम में आंसर्स लिखते नहीं, छोड़ देते हैं, या फिर गलत आंसर्स लिखते हैं, क्योंकि वो माँ बाप के विरुद्ध किया हुआ रिवोल्ट होता है। ये कई बार साइकोलॉजिकली ध्यान में आया है। ऐसा समय ना आए, ये हमें देखना होगा। बच्चों को पढ़ाई के बारे में कभी भी धमकी नहीं देना, वार्निंग नहीं देना। तू पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, जानवर चारा भाई, यानी तू बुराखी बनेगा, चरवाहा बनेगा, क्या करेगा, ऐसे सवाल घर घर में पूछे जाते हैं। सवाल मत पूछिए। पढ़ाई का महत्व शांति से, जब वो मूड में है ऐसे समय में उनको समझाइए। पढ़ाई के कारण जीवन कितना आसान हो जाता है, पढ़ाई का महत्व उनको समझाइए, लेकिन उसके साथ में धमकी मत दीजिए। हाँ, ये समझाना आपका कर्तव्य है कि अगर तू पढ़ाई करेगा तो शायद कम मेहनत से तुझे बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल होगा। पढ़ाई में जितनी मेहनत लगती है उससे ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, ये समझाने का आपको अधिकार है। पढ़ाई जीवन में यश प्राप्त करने का एक शॉर्टकट है, ये समझाना भी आपका अधिकार है। लेकिन उसके साथ में आप कभी भी धमकी मत दीजिएगा, वार्निंग्स मत दीजिएगा। तू पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या भिखारी बनेगा, क्या चरवाहा बनेगा, क्या फिर चरवाहा, यानी चरवाहा बनना बहुत कुछ तो भी बुरी बात है, भिखारी बनना बुरी बात है, ये ठीक है, लेकिन चरवाहा बनना ये बुरी बात है, ये कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। उल्टा बच्चों के दिमाग में पढ़ाई के साथ में हमने ये डालना चाहिए भी कोई भी श्रम का काम करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। उल्टा श्रम का काम करना यह आवश्यक है, देश के लिए, समाज के लिए, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए। उसी के आधार पर पूरा समाज चलता है। यह भी संस्कार होना चाहिए, और पढ़ाई कैसा शॉर्टकट है इसके बारे में भी जानकारी हमने उन तक देनी चाहिए। अब मित्रों, होमवर्क बच्चों की जिम्मेदारी है, ये उनके दिमाग में हमें रजिस्टर करना है। वातावरण तैयार करना, उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराना, ये माँ बाप का कर्तव्य है। उसके लिए मदद करना, ये जिम्मेदारी माँ बाप ने स्वीकारनी चाहिए। अभी एक सवाल खड़ा होगा, आप में से कुछ सवाल पूछेंगे कि समझो बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसको कुछ आ नहीं रहा है, माँ बाप से पूछ रहा है, तो क्या करना चाहिए।
जब बच्चा खुद होकर मदद मांगता है तो डेफिनेटली मदद करनी चाहिए। उसको कुछ समझ में नहीं आता है और हम समझा सकते हैं तो हमने डेफिनेटली मदद करनी चाहिए। लेकिन जब बच्चा पूछे तब, जब डिमांड करे तब, जब उसे कोई पढ़ाई के बारे में अड़चन आए तब हम खुद होकर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम वातावरण ऐसा रखेंगे कि बच्चे की अगर कोई दिक्कत आती है, उसे कुछ समझता नहीं है और उसे समझना है, टीचर के द्वारा वो अच्छे ढंग से समझ नहीं पाया है और हम समझा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें उसको समझानी चाहिए, उसमें उसे मदद करनी चाहिए। लेकिन होमवर्क में उसको मदद करनी है, इसका मतलब उसका होमवर्क लिख कर देना है या फिर होमवर्क ही पूरा कराना है या करना है, ऐसा नहीं है। जहां दिक्कत आती है वहां हम मदद करेंगे, जहां अंडरस्टैंडिंग में उसकी दिक्कत आती है वहां हम उसको बहुत अच्छे ढंग से मदद करेंगे, जहां हो सके वहां तक। मैं आगे चलकर यह भी कहूंगा कि हो सकता है आपको उसके बारे में नहीं आता है, तो आप पढ़ाई करिए, दूसरे से जान लीजिए और अपने बच्चे की जो भी अड़चन है वो दूर करने का प्रयास कीजिए। शायद उस दिन आप ऐसा जवाब दे सकते हो कि नहीं, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, मेरे पढ़ाई में ये चीज नहीं आई थी, लेकिन कल मैं बाकी जगह से इसकी जानकारी निकालकर, इंटरनेट से जानकारी निकालकर और कहीं से जानकारी निकालकर ये बात तुमको कल समझाऊंगा या फिर थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ये भी करना आवश्यक है तो हमें करना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। हमेशा याद रखिए पढ़ाई के क्षेत्र में कि पढ़ाई के क्षेत्र में यश प्राप्त करना, अपयश प्राप्त करना जो भी है वो बच्चे की जिम्मेदारी है। वे एक स्वतंत्र व्यक्ति है, ये बात उनके दिमाग में हमने पहुंचानी चाहिए, तो शायद वो सही माने में अच्छे इंसान भी बनेंगे और सही माने में अच्छे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी बनेंगे। माँ बाप जिन बच्चों की पढ़ाई लेते हैं, करवा लेते हैं, वो बच्चे आगे चलकर अच्छे स्टूडेंट्स बन नहीं पाते, क्योंकि आगे चलकर बच्चों को खुद पढ़ाई करनी होती है। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई चारा नहीं होता है और उनको सेल्फ स्टडी की आदत बचपन से नहीं होती है, इसलिए वो आगे चलकर अच्छे स्टूडेंट्स सिद्ध नहीं होते। ये हमेशा हमने याद रखिए। यानी हम दो चीजें खोते हैं, हमारे बच्चों का अच्छा स्टूडेंट बनने का अवसर खोते हैं और पढ़ाई लेने के कारण, होमवर्क लेने के कारण, पढ़ाई का बोझ उन पर डालने के कारण या फिर पढ़ाई को ज्यादा महत्व घर में देने के कारण बच्चों में और माँ बाप में जो रिलेशन है उस रिलेशन में भी दरार पैदा करने का काम करते हैं, या कम से कम दरार पैदा होने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हम प्रदान करते हैं। ये दो चीजें हम ध्यान में रखें। धीरे धीरे बच्चों को केवल पढ़ाई के बारे में नहीं, सारे चीजों के बारे में जीवन की जिम्मेदारी लेना सिखाना हमें। पढ़ाई की भी जिम्मेदारी उनको लेना है अपने जीवन की, बाकी भी जीवन की जिम्मेदारी उनको लेना है, उनको स्वावलंबी बनाना है, उनको अभिक्रमशील बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडस्ट्रियस बनाना है। यह हमने हमेशा याद रखना चाहिए और उस दिशा में हमने हमेशा प्रयास करने चाहिए। अब मैंने ये जो बात कही पढ़ाई के बारे में, आप में से काफ़ी माँ बाप को ये स्वीकारना बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ये मैं जानता हूँ। आज जो रैट रेस शुरू है, उस रैट रेस के ज़माने में तो आपको लगेगा कि इसके कारण तो मैं बच्चों पर अन्याय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा भी लगेगा। लेकिन करीबन 70-80 सालों के जो रिजल्ट्स आए हैं, रिसर्च ओरिएंटेड रिजल्ट्स आए हैं, उसमें से ये मत निर्माण हुआ है। ये भी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दूसरा भी सवाल आता है हमारे सामने कि भाई ये दूरदर्शन टीवी का क्या करें। दूरदर्शन है, टीवी है, मोबाइल है। एक तो फैक्ट आज के जमाने में हमने स्वीकारनी चाहिए कि टीवी बहुत समय बच्चे देखते हैं। टीवी उनके जीवन से हम निकाल नहीं फेंक सकते, ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई अभिभावकों को लगता है, गार्डियंस को लगता है कि बच्चे टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं इसलिए उनकी आंखें खराब होती है। इसमें सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है।
ज्यादा समय टीवी देखने से आंखें खराब नहीं होती है। कई बार तो बात उल्टी होती है कि बच्चों की आंखें मूलतः खराब होती है, इसलिए वो नजदीक जाकर टीवी देखते हैं। तो आंखों के डॉक्टर कहते हैं कि हालांकि ये साइन होता है कि बच्चे अगर दूर से टीवी नहीं देखते, बहुत नजदीक जाकर टीवी देखते हैं, तो कहीं बच्चों के आंखों में गड़बड़ी तो नहीं है, इसलिए जांच लेनी चाहिए। अभी टीवी तो चलेगा घर में। अब हमारे भारतीय घर में आज भी घर में एक ही टीवी होता है, घर में मेंबर्स होते हैं। किसी को टीवी सीरियल्स देखनी है, किसी को न्यूज देखनी है, किसी को कुछ देखना है, टीवी दिन भर चलते रहता है। और ऐसी अवस्था में बच्चों ने टीवी नहीं देखना चाहिए ऐसा कहना असंभव हो जाता है। सबसे पहले माँ बाप को, मैंने पहले ही कहा कि हम अगर बच्चों को जन्म देते हैं तो माँ बाप का भी जन्म होता है। माँ बाप को जिम्मेदारी सीखनी पड़ती है। अगर हमारे घर में बच्चे रहेंगे तो हमको सीखना पड़ेगा टीवी कंट्रोल करना। कितने समय हमारे घर में टीवी चलेगा, इसका निर्णय हमें लेना पड़ेगा। कम से कम बच्चों का जो पढ़ाई का समय होता है उस समय में टीवी पूरी तरह से बंद रहेगा, या फिर हमारा घर इतना बड़ा होना चाहिए कि बच्चों की रूम स्वतंत्र हो और उस रूम में बिल्कुल टीवी का आवाज नहीं जाए। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपका घर बहुत बड़ा है, ड्राइंग रूम में सब लोग बैठकर टीवी देख रहे हैं और आपका 6-7 साल का बच्चा कहीं अंदर रूम में अकेला पढ़ाई कर रहा है, तो उसका मन लगेगा क्या पढ़ाई में? बाहर में सब लोग बैठे हैं, टीवी के पास बैठे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और मैं अकेला पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे लगता है ये वातावरण बहुत विपरीत होगा। इस कारण बच्चे की पढ़ाई के बारे में अरुचि पैदा होगी। इसलिए टीवी पर कंट्रोल करना पूरे घर के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके लिए बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिए टाइम टेबल बनाने के लिए, उसमें टीवी का भी टाइम टेबल बनाने के लिए उसको प्रोत्साहित कीजिए। ये जो उसका टाइम टेबल बनेगा, स्टडी का होगा, स्कूल में जाने का होगा, और भी कुछ होगा उसके एक्टिविटीज का, वो टाइम टेबल सबके सामने लगाने के लिए लगाए, ताकि उस पर बच्चे की भी नजर रहेगी और बाकी लोगों की भी नजर रहेगी। बाकी लोग भी बीच बीच में टाइम टेबल में देख रहे हैं, ये टाइम टेबल में कौन सा समय है अभी, उसका जाने अनजाने में बच्चे पर प्रेशर भी आता है, और जाने अनजाने में एक जिम्मेदारी की भी भावना उसमें जग जाती है कि टाइम टेबल में लिखा है वो मैंने अमल में लाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है। तो उसको टाइम टेबल बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, और उसके द्वारा टीवी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन उसको कीजिए। टाइम टेबल उसने तैयार करना है, आप मदद कर सकते हैं, शायद लिखकर भी आप दे सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल उसने तैयार किया है ऐसा वातावरण चाहिए। उसको लगना चाहिए मैंने टाइम टेबल तैयार किया है। आपके साथ में वो चर्चा करेगा, चर्चा कर कर वही समय निकाल। अब दिन भर का तो टाइम टेबल तैयार करना है, तो नेचुरली टीवी के बारे में मैं कितना समय टीवी के सामने बैठ सकता हूं उसी को निकालना है। तो पहले उसको लगेगा मैं 7-8 घंटे टीवी के सामने बैठूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, स्कूल में जाना है, बाकी भी काम है। ये सब जब वो पूरी तरह से सोचने लगेगा तो आ जाएगा 2-3 घंटे पर या 4 घंटे पर। उसमें भी और क्या निकाला जा सकता है, आप देखिए, बाहर खेलने के लिए बच्चों को समय रखना ही चाहिए, उनको शारीरिक व्यायाम मिले खेल में से, ऐसे खेल वो खेले, ये देखना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं, ये बहुत आवश्यक चीज है, तो उसके लिए भी समय आपको रखना है। इस ढंग से उसका टाइम टेबल बनाने के लिए उसको प्रोत्साहित कीजिए और उसका टीवी रिस्ट्रिक्ट कीजिए, और आपका भी टीवी उसके साथ में आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वायोलेंस और जो भी हिंसक प्रोग्राम्स होते हैं उसका ओवरडोज बच्चों पर नहीं होना चाहिए, आपने देखना चाहिए, चाहे उनके गेम्स के द्वारा हो, चाहे टीवी के प्रोग्राम्स के द्वारा हो। अभी गेम्स केवल टीवी पर नहीं होते, आजकल मोबाइल पर भी होते हैं। तो मोबाइल और टीवी दोनों को किस ढंग से हैंडल करना है मैं साथ में ले रहा हूं, ऐसा समझकर आप चलिए। सेक्स का ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। कई सेक्सुअल चीजें होती है, टीवी पर उपलब्ध होती है, इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, बच्चों को आसानी से वो देखने को मिलती है, उसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए, आपने देखना है। तो वायलेंस थोड़ी बहुत कुछ पिक्चरें देखने ही वाले हैं, लेकिन बहुत ही हिंसक पिक्चर जो होगी वो टालिए, जिसमें बहुत सेक्सुअल ओवरटोन्स ज्यादा है, ऐसी चीजों को टालिए।
नॉर्मल जो चीजें होती है वो तो चलने वाली है, सेक्स के बारे में भी चलने वाली है, पति पत्नी के संबंध, प्रियकर प्रेयसी के संबंध पिक्चर्स में बताए जाते हैं, वो देखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, बच्चे सीख जाएंगे। इतना ही नहीं तो जो दुखांत होते हैं, यानी जिसमें बहुत बुरी बुरी चीजें होती है, अपने जीवन में काफी शोकांतिका होती है, ऐसे जो पिक्चर्स होती है, ऐसे कुछ सीरियल्स होती है, उनसे उनको बचाने की भी बहुत कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन की ये फैक्ट्स है, ऐसी चीजें होते रहती है अपने जीवन में। अब रहा सवाल एक हिस्सा है बहुत बड़े पैमाने पर जो टीवी के माध्यम से आता है, ये जो अंधविश्वास फैलाने वाली जो चीजें होती है, भूत है, मंत्र तंत्र है, जादू टोना है, ज्योतिष है, इस बारे में जो कार्यक्रम होते हैं। अब बाकी कार्यक्रम टाल सकते हो, लेकिन कोई टीवी सीरियल चल रही है, उसमें कोई हिस्सा आ गया, बच्चे देखते हैं, अगर वो देखते हैं, उनको पसंद आता है, तो वहां समझाइए ये सब काल्पनिक है, ये सच नहीं है, झूठ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इससे कोई परिणाम नहीं होते हैं। ये आपको बार बार उनको समझाना बहुत आवश्यक है, तब जाकर कहीं आप टीवी को अच्छे ढंग से आप कंट्रोल कर पाओ। आपके बच्चे और आप टीवी देखने वाले हैं या फिर मोबाइल का उपयोग करने वाले हैं, ये कंपलसरी है, उसको आप नकार नहीं सकते हो, ये मानकर ही इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। रिस्ट्रिक्ट करना अपने आप को सिखाइए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। टाइम टेबल खुद करना, वो इस ढंग से डिस्प्ले करना कि सबको दिखेगा, ये बहुत सुंदर तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन का, अपने आप पर कंट्रोल प्राप्त करने का, और उस ढंग से हम बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। अब मित्रों, और क्या हो सकता है इसके बारे में शायद सवाल जवाब के समय में हम और चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही महत्व का विषय है वो, यानी बच्चों का खाना। अब फिर से यहां उम्र थोड़ी नीचे आ जाएगी, साल भर के बच्चों से खाना शुरू हो जाता है, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, ये समय है खाना सिखाने का, और खाने की पूरी जीवन की जो सिस्टम है खाना खाने की, उसकी नींव डालने का समय होता है। और यहां मैं देखता हूं बहुत गंभीर समस्या है। घर घर में मैं देखता हूं कि बच्चा घर घर में घूम रहा है, पूरे घर में, और मां उसके पीछे दौड़ रही है, खिला रही है, बच्चा घूम रहा है। खाना ये बच्चे की जिम्मेदारी है, उसकी आवश्यकता है, ये हम भूल गए। खाना बच्चों को खिलाना ये मां की जिम्मेदारी है, मां ही बच्चों को खाना खिलाएगी, घूम घूम कर खिलाएगी, और बच्चा उस पर उपकार करेगा, खाना खाएगा। ये वातावरण घर घर में पैदा हुआ है, और हम पूरी तरह से बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि बच्चों को भूख लगती है, वो भूख रोक नहीं पाते। बच्चे भूखे नहीं रह सकते, अगर उनको बीमारी है अपवादात्मक तो ही बात अलग है, और बहुत कम बच्चों के बारे में ये होता है। मोर देन 99% बच्चे, उनको कस के भूख लगती है, भूख लगने के बाद में उनको खाना आवश्यक होता है और वो खाते हैं, उसकी चिंता मत आप कीजिए। खेलते वक्त भी आधा 1 घंटा, उससे ज्यादा वो देरी नहीं कर पाते। खेल में बहुत मशगूल है, बहुत इन्वॉल्व है, इसके बावजूद उनको भूख महसूस होती है। आधा 1 घंटे के अंदर वो खाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए खाने की समस्या सही माने में मां निर्माण करती है, जो यूरोप में शायद 70-80 साल पहले सब माओं ने निर्माण की थी, वो हमारे भारत में अभी शुरू हो चुकी है गए 10-20 साल में। मां खाने पीने में इतना ज्यादा रुचि लेती है कि बच्चों का नुकसान करती है। अब ये मां क्यों करती है? ये मां का मानसिक समाधान होता है।
लेकिन मां के खुद के मानसिक समाधान के लिए वो बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान करती है। ये बातें मैं देखते आया हूं, लेकिन हर घर में मैं देखता हूं मां बच्चों के पीछे दौड़ दौड़ कर खाना खिला रही है। ये सबसे 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 बुरी बात है। ये मां ने सबसे पहले समझ लेना चाहिए। खाना खाना ये बच्चों का क्षेत्र है, उसमें हस्तक्षेप मत करो। बढ़िया टेस्टी फूड उपलब्ध करना मां की जिम्मेदारी है या फिर मां बाप की जिम्मेदारी है। कब कितना खाना ये बच्चों की जिम्मेदारी है। उन पर विश्वास रखो, उनके पीछे मत लगो। नहीं, बच्चों को अच्छे खिलाएंगे नहीं तो हेल्दी नहीं बनेंगे, गलत, दिमाग में से निकाल डालो। क्या खिलाना है ये आपका चॉइस होना चाहिए। बच्चों के लिए खाने के लिए क्या क्या उपलब्ध होगा ये सिलेक्शन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। वहां आपका दिमाग लगाइए। बच्चे हेल्दी होने के लिए कौन से फूड की आवश्यकता है, कब खाना है, कितना खाना है, ये बच्चों की जिम्मेदारी है। आपके डिसिप्लिन के अनुसार बच्चों ने खाना खाना ही चाहिए, ये आग्रह भी उचित नहीं है, क्योंकि आपकी खाने की आवश्यकता, समय अलग हो सकता है। बच्चे आपसे ज्यादा समय खाते हैं, इसलिए उनका समय अलग हो सकता है। यह ठीक है कि जब सबके सब घर के लोग एक साथ खाना खाते हैं तब बच्चों ने आपके खाने में सम्मिलित होना चाहिए। यह वातावरण तैयार करने का प्रयास करना अच्छा है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप बुलाते हो और बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ खाया था, तो ठीक है, उसको मां ये कह सकती है। 4-5 साल के बच्चों को कह सकती है, ठीक है लेकिन मैं बाद में तुमको खाना नहीं खिलाऊंगी, तुम्हारा खाना बाहर रखा रहेगा, वो तुम्हें लेना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। तब बच्चा कहेगा हाँ मैं लूंगा, खाऊंगा। उस पर आप विश्वास रखिए, वैसा अवसर उसे दीजिए। इसलिए खाना क्या खाएंगे बच्चे, इसका निर्णय अभिभावक लेंगे, गार्डियंस लेंगे, मां लेगी, और चॉइस बच्चों को हम देंगे। अब खाने में दूध देना है तो मैंने पहले भी कहा था कि आधा ग्लास लेना है, फुल ग्लास दूध पीना है, दूध केशर डालकर लेना है, बोर्नविटा डालकर लेना है, या सादा दूध लेना है शक्कर डाल के, या फिर बगैर शक्कर का लेना है, ये चॉइस बच्चों का होगा। अंडा अगर सुबह नाश्ते में आप दे रहे हो तो बॉइल्ड अंडा होगा, ऑमलेट होगा, हाफ फ्राई होगा, या और कोई तरीके से अंडा होगा। ये चॉइस बच्चों को दो, पूछो उनको। घर में पोहा है, अब दूध पोहा लेगा, दही पोहा लेगा, या फिर तीखा पोहा खाएगा, फ्राई किया हुआ पोहा खाएगा, ये चॉइस उसको दो। सिलेक्ट चीजें आप करो जो आवश्यक है, घर में भी आवश्यक है, बच्चों के लिए आवश्यक है। लेकिन बच्चों के पीछे, चाहे बच्चा 1 साल का हो, चाहे 1 साल का होने का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, उसके पीछे खाना लेकर घूमो मत। घर घर वो घूमते रहता है, आप खाना खिलाती हो, ये सबसे 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 बुरी बात है। ये हमेशा याद रखिए। आप उसकी आदतें बिगाड़ के रखोगी और हेल्थ भी बिगाड़ कर रखोगी। ये हमने खाने के बारे में सुधार करना बहुत आवश्यक है। अब पॉकेट मनी, जो आम सवाल आते हैं वही ले रहा हूं मैं। बच्चों को पॉकेट मनी देना बहुत आवश्यक है। मेरे समय में तो हमें पॉकेट मनी नहीं दिया जाता था, इसलिए बच्चों के खुद के पैसे नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पॉकेट मनी हम बच्चों को क्यों देते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य सबसे पहले समझ लीजिए। बच्चे का गुड बिहेवियर का ये बख्शिश नहीं है, प्राइज नहीं है, या फिर उनको एंजॉयमेंट करने के लिए, मौज मस्ती के लिए आप पैसे दे रहे हो, इसलिए भी ये पॉकेट मनी नहीं होता है। फिर पॉकेट मनी किस लिए होता है? उसको ये व्यावहारिक दुनिया है, उसको इसी व्यावहारिक दुनिया में जीना है। जिस व्यावहारिक दुनिया में उसको जीना है, उसकी नींव आप डाल रहे हो, इसलिए पॉकेट मनी होता है। यानी पैसों का उपयोग कैसे करें ये सीखने के लिए अवसर उसे प्राप्त हो, इसलिए पॉकेट मनी होता है। ये हमेशा याद रखिए। खर्च करने की जिम्मेदारी
बच्चे की, उसको पूरी तरह से चुनाव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आपने एक बार एक पॉकेट मनी दिया, 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, जो भी दिया, एक माह का ये पॉकेट मनी है या फिर एक हफ्ते का है, जो भी आपके यहां सिस्टम है उसके अनुसार, वो उसने किस बात पर खर्च करने हैं ये उसकी जिम्मेदारी है और चुनाव करने का भी अधिकार उसका होना चाहिए। हाँ, इसके बारे में चर्चा होगी, बहस होगा। यानी समझो आपको लगता है, आपको पूछने का अधिकार है कि ठीक है, मैंने तुमको गए हफ्ते में 200 रुपए दिए थे, ये 200 रुपए तुमने कैसे कैसे खर्च किए, ये हिसाब पूछो, क्योंकि आपने इसीलिए दिए कि वो सीखे, इसलिए नहीं दिए कि उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए 200 रुपए दिए, वो तो आप पूरी कर ही रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर बताएगा वो मैंने इस ढंग से खर्च किए, आपको लगता है कि इसने गलत जगह खर्च किए, तो उस पर बिल्कुल व्यावहारिक चर्चा कीजिए। दोनों कौन सी चीज पर वो पैसे खर्च होने चाहिए इसके बारे में चर्चा हो सकती है, और दोनों को जो मान्य होगा वो निर्णय हो सकता है, और आगे उस ढंग से जो निर्णय आप दोनों मिलकर लोगे, बच्चे और माता पिता मिलकर लेंगे, उसके अनुसार आगे का खर्चों करने का प्रयास करेगा। ये देखिए, अब ये सीधी बात है, बच्चे चॉकलेट पर खर्च कर ज्यादा कर रहे हैं, बैट बॉल पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, किस पर खर्च करना है ये वो निर्णय ले रहे हैं। बच्चा कहता है मुझे बैट बॉल चाहिए, आपको लगता है कि बच्चा चॉकलेट पर फालतू का खर्चा कर रहा है, इतना चॉकलेट खाना उचित नहीं है, लेकिन आपने स्वतंत्रता तो दी है, तो आप कह सकते हो कि बैट बॉल जो है वो आपको पॉकेट मनी से लेना है, या फिर और भी कोई खेल का साधन है वो आपको पॉकेट मनी से लेना है। आप उसको डिसिप्लिन करोगे, कितने हफ्ते में पैसे इकट्ठे करेगा, उसके आधार पर वो फिर बाद में जाकर दुकान में खुद आपके साथ आएगा, किसी के साथ आएगा, उसको परचेस करेगा, तो ये अनुभव भी उसको प्राप्त होगा। इस ढंग से ये चर्चा कर कर उसको व्यावहारिकता सिखानी है। ज्यादा से पैसा भी नहीं खर्च करना चाहिए उसमें ज्यादा, और पैसे खर्च करने का अनुभव उसे आना चाहिए, और योग्य जगह पर ही वो खर्च करने की आदत उसमें निर्माण होनी चाहिए, ये भी आपको देखना है। बच्चों को हम पॉकेट मनी देते हैं, कितना देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही दीजिए, अपनी क्षमता के बाहर मत दीजिए, और उसमें भी आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मत दीजिए। बच्चों की उम्र ध्यान में रखकर उसको अनुभव प्राप्त करने के लिए जितने कम से कम पैसे की आवश्यकता होगी उतना ही पैसा उसके हाथ में दीजिए। नहीं तो बहुत आपके पास पैसा है, आप बहुत अमीर हो और बच्चों को फिर उसके कारण बुरी आदतें लग जाए, ऐसा ना हो, ये भी आपको देखना है। अपने बच्चों को अपनी आर्थिक मर्यादाएं हमेशा समझाइए, उसके बारे में छुपा कर रखने की, बच्चों के सामने ये बातें नहीं करने की जो हमारी आदत होती है, भारतीय पेरेंट्स की आदत होती है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहीं से भी लाऊंगा, अपने बच्चों की आवश्यकता पूरी करूंगा, ये हम के लिए ठीक है लेकिन बच्चों के जीवन के लिए ठीक नहीं है। अपने पिताजी की, अपने माताजी की आर्थिक क्षमता बच्चों को पता चलनी चाहिए, उसकी मर्यादा भी समझ में आनी चाहिए। अगर क्षमता ज्यादा है, मर्यादाएं बहुत कम है, तो वो भी उनके समझ में आना चाहिए, लेकिन इस पर आपका हक नहीं, ये भी वातावरण हमारे घर में अपने तैयार करना चाहिए कि माता पिता ने ये पैसे बहुत मेहनत से वो कमा रहे हैं और वो सुरक्षित उनको रखना आवश्यक लगता है, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा बैगन खर्चा नहीं होगा, गलत जगह खर्चे नहीं होंगे, ये देखना भी उनका कर्तव्य है। ये भी वातावरण बच्चों के सामने ठीक ढंग से हम पेश कर पाए, इस ढंग से हमें उनके सामने सब चीजें रखनी है, तो इसकी भी आवश्यकता है। जो भी बच्चों को आप पॉकेट मनी देते हो, वो पैसे जो बचाता है उसको बचाने की आदत लगाइए, उसमें से बचत होनी चाहिए, और कल जाकर वो उसमें से जो भी खरीदना चाहेगा वो खरीदने का उसका अधिकार होगा। लेकिन वो क्या खरीदने वाला है ये पहले भी आपको नहीं पता चला तो चलेगा, लेकिन बाद में वो क्या खरीदने वाला है या फिर खरीदने के बाद में उसने जो चीज ली उसके बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए, और उसके बारे में अगर वो गलत चुनाव करता है तो फिर से उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो पॉकेट मनी ये बच्चों को अपने जीवन में एक सीखने का अवसर प्रदान करने का तरीका है, हमेशा याद रखिए।
अब मित्रों, हमने ये सब बातें समझ ली है। अब इसमें का एक बहुत महत्व का हिस्सा बचा है जो कल मैं लेने वाला हूं। हमारे बच्चे जब कोई सेक्सुअल गेम्स खेलते हैं तब हमारी अवस्था क्या होती है। मैं एक उदाहरण लेकर यहां रोकने वाला हूं। मैं मेरे अंधविश्वास के काम से गांव गांव घूमते रहता हूं। एक गांव में एक डॉक्टर की संस्था ने मेरे व्याख्यान आयोजित किए थे। उस गांव के बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे, सर्जन थे, और उनकी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट थी। उनके घर में मैं रात को खाना खा रहा था। खाते समय उनके फ्लैट्स में उनके पड़ोसी थे, वो आए, बेल बजी। खाना खाते खाते डॉक्टर महोदया उठी, बाहर गई। बाहर जाने के बाद में डोर खोला गया। सामने के जो व्यक्ति थी उस गांव के कॉलेज में प्राध्यापिका थी। उसने कुछ कहा। डॉक्टर साहब का एक 6 साल का बेटा, हाँ 5-6 साल का बेटा, दरवाजे में बहुत ऐसा मुंह लटकाए खड़ा था। मुझे तो ठीक ढंग से यहां से दिख भी नहीं रहा था। फिर डॉक्टर महोदय ने डॉक्टर साहब को बोला कुछ तो भी। वो खाना छोड़ कर गए और उस बच्चे को पीटते पीटते अंदर लेकर आए। वो क्यों पीट रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और डॉक्टर साहब गुस्सा होकर चिल्ला रहे थे, इस उम्र में ऐसे धंधे करता है, लड़कियों के साथ में ऐसा बर्ताव करता है, लड़कियों के, और कुछ कह रहे थे। तब मेरे ध्यान में आया कि ये बच्चे शायद डॉक्टर खेल रहे थे। क्या उस बच्चे को पीट पीटते घर में लाने की आवश्यकता थी? और जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो कॉलेज में सिखाने वाली एक अध्यापिका थी, प्राध्यापिका थी। ये इतनी गंभीर समस्या है कि बच्चों को हमने पीटना चाहिए? यह अपवाद है? ये बच्चा बुरा था? वो उनकी जो भी 5-6 साल की लड़की होगी वो भी बुरी थी? ये दोनों ही लड़के लड़कियां बुरे थे, कुछ गलत काम कर रहे थे? ये घर घर में होता है। ये क्या है? ये कल हम बहुत विस्तार से समझ लेंगे, जिसको हम चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी कहते हैं। ये क्या है? ये बहुत ही आवश्यक विषय है। इसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। और बच्चों की भी सेक्सुअलिटी नाम की कोई चीज होती है, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस विषय को हम कल बहुत विस्तार से देखेंगे। मुझे लगता है अभी यहाँ रुकना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।